हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में पार्ट 6 है और क्लास 6 का पार्ट 6 है महाजनपद की ओर। पार्ट का नाम है महाजनपद की ओर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने 6 क्लास के इतिहास की जो स्टोरी है उसको जान लिया है और आपने ये भी जाना है कि पहले के जो मानव थे वो उनका जो स्थान था वो स्थायी निवास स्थान नहीं था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे और नवपाषाण काल में खेती करने के कारण उनका जो निवास है वह स्थायी हो गया और उसके बाद में जन बना। जन से मतलब उनका जो समूह था उसको जन कहा गया और उस जन का प्रमुख राजा होता था। तो जन से जनपद बना, यानी उसी का स्वरूप और विस्तृत होता चला गया और जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। तो महाजनपद की परिस्थिति तब आई जब एक राजा अपने शक्ति के बल पर अपने राज्य का विस्तार करता चला गया। वो दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करके हमला करके उसको अपने राज्य क्षेत्र में मिलाता गया, जिससे उसका राज्य क्षेत्र क्या है, बड़ा हो गया। तो इस तरह से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो इस पाठ में आप महाजनपद के बारे में ही जानेंगे। और देखिए मतलब ऐसे शासक थे ना, ऐसे शासक या ऐसे राजा कह सकते हैं जो एक से दो तीन चार और कई भू क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाते चले गए, तो उनका राज्य क्षेत्र बड़ा हो गया। साथ ही साथ कोई राजा ऐसा था जिसका ऐसे क्षेत्र पर, ऐसे ज़मीन पर अधिकार था जहाँ जो प्राकृतिक परिस्थिति थी वो बेहतर थी, भौगोलिक जो परिस्थिति थी बेहतर थी, खनिज संसाधन भी भरपूर मात्रा में थे। तो ऐसे राजा को अपनी तरक्की करने में और ज़्यादा सरलता हुई और ज़्यादा आसानी मिली, मतलब उसको सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो गई, जिससे उसका राज्य क्षेत्र बड़ा होता चला गया। अब देखिए, बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपने इसके पहले वाले पाठ में जाना ही है कि किस तरह से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। और बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ये 2 प्रकार के महाजनपद थे। जो 16 थे इनमें ये 2 टाइप्स के थे। पहला क्या था, ऐसे 14 महाजनपद थे जो राजतंत्र वाले थे और 2 ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र वाले थे। राजतंत्र इस प्रकार का महाजनपद था जिसमें राज्य का स्वामी या अध्यक्ष जो है राजा होता था, और गणतंत्र वाले में जो राज्य का अध्यक्ष होता था उसको गण या संघ या जो है समूह के लोग अध्यक्ष को चुनते थे। तो अब उस समय जो 16 महाजनपदों का नाम मिला है उनमें से पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, फिर उसके बाद कौशल, वत्स, चेद, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, असमक, गांधार और कंबोज। ये 14 महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र था। 2 महाजनपद ऐसे हैं जिनमें जो है ये गणतंत्र वाले थे। इनमें वज्जी है और जो है मल्ल है। तो ये वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जिनमें जो है राजतंत्र नहीं जबकि गणतंत्र वाला शासन था, यानी शासक को या अध्यक्ष को जो है गण या संघ के लोग चुनते थे। अब वज्जी जो है उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वज्जी नाम था, इस समय बिहार के गंगा नदी के उत्तर का जो भाग है वो उस समय वज्जी कहलाता था। इसके बाद देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर का जो क्षेत्र आज का है वो पहले मल्ल कहलाता था। तो ये आपने जान लिया। उसके बाद देखिए, अंग, उस समय जो अंग कहलाता था, अंग महाजनपद जो था वो आज का मुंगेर और भागलपुर, उत्तर प्रदेश का भागलपुर जो जिला है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंग कहलाता था। और मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध महाजनपद था, मगध, वो इस समय पटना, गया, शाहाबाद जिला जो है और उसके आसपास के कुछ भाग जो हैं वो उस समय मगध कहलाते थे। और काशी, इस समय का जो वाराणसी है वो उस समय काशी कहलाता था। ये उस समय का कौशल, आज का जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो जमीन क्षेत्र है वो कौशल कहलाता था। इसी तरह से इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स कहलाता था।
और चेदी आधुनिक जो बुंदेलखंड है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी कहलाता था। कुरु आज का जो हरियाणा और दिल्ली का भाग है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु कहलाता था। इसी तरह से पांचाल है, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले का जो क्षेत्र है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पांचाल कहलाता था। व्रजमंडल और मथुरा जो आज का है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सूरसेन कहलाता था। इसी तरह से मत्स्य आज का अलवर, भरतपुर, जयपुर वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य कहलाता था। अवंती आज का मालवा गुजरात का जो है वो उस समय यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती कहलाता था। नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो भूभाग है आज वाला वो उस समय अस्मक कहलाता था। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी जो भू क्षेत्र है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार कहलाता था। और कंबोज आज का पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कंबोज कहलाता था। तो यहाँ आपने जाना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उनमें से 14 महाजनपद जो है वो राजतंत्र वाले हैं और 2 महाजनपद गणतंत्र वाले हैं। तो ये आपने जान लिया ना। और ये जानकारी बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में मिली है। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ये 16 महाजनपद तो थे ही, लेकिन इनमें भी प्रमुख महाजनपद कौशल, अवंती, वत्स, मगध ये जो है प्रमुख शक्तिशाली महाजनपद थे। और इनमें भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बाद में कौन सा महाजनपद हुआ है? मगध। मगध साम्राज्य के रूप में विस्तृत हो गया और इसी का जो है सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। अब हम देखें इसमें तो प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव आया जब महाजनपद वाली परिस्थिति हो गई। और शासन में भी काफ़ी जो है बदलाव आ गया। तमाम ऐसे शिल्प केंद्र, व्यापार के केंद्र, मतलब विकास के लिए तमाम जो है व्यवस्थाएं महाजनपद काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में हुई। अब इनमें आपने जाना ही कि सबसे ज़्यादा देखिए मगध अगर साम्राज्य की हम बात करें तो छोटे छोटे राज्यों में जो ये छोटे छोटे महाजनपद थे इनमें क्या है अभाव था, एकता नहीं थी। और इस कारण जो है एक राज्य दूसरे राज्य को हरा करके अपने में मिलाने के लिए या अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए ही प्रयासरत थे। मतलब 16 जो महाजनपद थे ये एक दूसरे को परास्त करके और इनका भूक्षेत्र अपने में मिलाने के लिए ही, अपने मतलब राज्य का विस्तार करके साम्राज्य बनाने के लिए ही प्रयासरत थे। इसके लिए ये एक दूसरे के मतलब साम दाम दंड भेद कई रास्ते अपनाते थे। ये एक दूसरे राज्यों से मित्रता भी करते थे, शादी के रिश्ते भी बनाते थे, संधि भी करते थे। और जब इनसे काम नहीं चलता था तो आक्रमण यानी हमला करके और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। मतलब जो विजयी होता था, जीतता था, वो एक मतलब दूसरे हारे वाले के राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य जो है इसकी स्थापना तक मगध में लगभग आप देखें तो 3 राजवंश का शासन है। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है। और नंद वंश के घनानंद का ही अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो इनका जो शासनकाल है इन तीनों राजवंशों का, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। और घनानंद नंद वंश का जो है वो अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में सिकंदर का भारत पर हमला हुआ था और मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य की ओर से अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी, मगध साम्राज्य के पास विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी थे। और यही कारण है कि मगध साम्राज्य या मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन पाया था। अब अगर सिकंदर के आक्रमण की अगर हम बात करें तो उन दिनों यूरोप महाद्वीप में यूनान देश के मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था और वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना को लेकर के विश्व विजयी बनने के इरादे से वो अपने देश से निकला हुआ था, मतलब दुनिया जीतने के इरादे से चला हुआ था। और वह पारसीख जो है हखमनी साम्राज्य के सम्राट
और अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। कौन? सिकंदर। और वह जो है उसने जो है बहुत छोटे छोटे राज्यों को हराया, और इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी इस तरह से है कि दोनों में जब जो है तक्षशिला के राजा आम्भी ने ही सिकंदर को निमंत्रण दिया था पुरु पर आक्रमण करने के लिए, और दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में राजा पुरु या पोरस जो है वो परास्त हो गया था, और जब सिकंदर ने उसको बंदी बनाया और पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरु ने कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इस तरह से उसके बेबाक व्यवहार से सिकंदर काफ़ी प्रसन्न हुआ। साथ ही साथ युद्ध करते करते सिकंदर थक भी चुका था। उधर उसने जो है मगध के शासन व्यवस्था के बारे में भी सुना, जो कि काफ़ी मजबूत था घनानंद का शासन व्यवस्था, और इसी कारण वो वहाँ से जो है इससे मित्रता हो गई राजा पुरु से, और फिर वहीं से वो अपने देश की तरफ वापस लौट आया। मतलब एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस वो चला गया। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव यही पड़ा कि सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, और सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण में अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में ये पहली सहायता मिलती है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए थे, ये फायदा है। और इस घटना के बाद विदेशियों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए भारत के। भारतीय शिल्प कला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी लेखकों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये सब जो है वो फायदे हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और विस्तृत कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो है पुरु से मित्रता वाले संबंध के कारण जो है सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव या सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध घनिष्ठ रूप से भले ही स्थापित हो गए थे। तो इस वीडियो में आपने महाजनपद कितने थे और किस तरह से उनमें सबसे शक्तिशाली कौन हुआ ये आपने जाना। और इस समय में जो है जो 3 वंश हैं मगध साम्राज्य के लिए, हर्यक वंश, सुशनाग वंश और नंद वंश, इनके बारे में आपने जाना, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के बारे में जाना। आगे वाले पाठ में आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।